नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज तमाम बड़ी खबरों का। जोधपुर में कथावाचक साध्वी प्रेम बाइसा की संदिग्ध मौत के मामले में 20 दिन बाद पुलिस ने अहम कार्रवाई की है। बोरानाडा थाना में कंपाउंडर देवी सिंह के खिलाफ फैक्टर और चिकित्सा नियमों के उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया है। जांच में सामने आया है कि बिना अधिकृत चिकित्सकीय सलाह के दवाइयां देने से यह हादसा हुआ। जानकारी के अनुसार 28 जनवरी को पाल रोड स्थित आरती नगर आश्रम में साध्वी प्रेम बाइसा को अचानक सांस लेने में तकलीफ हुई। उपचार के लिए बुलाए गए कंपाउंडर देवी सिंह ने उन्हें इंजेक्शन लगाए। इंजेक्शन के करीब 20 मिनट बाद उनकी हालत और बिगड़ गई। आनंद फानन में उन्हें प्रेक्षा अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मामले की जांच के लिए गठित एसआईटी की पड़ताल में गंभीर लापरवाही के संकेत मिले हैं। जांच में सामने आया है कि आरोपी ने बिना पंजीकृत डॉक्टर की सलाह के शेड्यूल एच श्रेणी की दवाई दी और जो कि नियमों का सीधा उल्लंघन है। इसके अलावा आरोपी स्वयं पंजीकृत मेडिकल प्रैक्टिशनर नहीं पाया गया। पूछताछ के दौरान कंपाउंडर के बयान बार बार बदलते रहने पर शक हुआ। पहले उसने पुरानी पर्ची के आधार पर इंजेक्शन लगाने की बात कही, बाद में मेडिकल स्टोर से दवाइयां खरीदने का दावा किया। हालांकि मेडिकल स्टोर संचालक ने इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया। एफएसएल की रिपोर्ट में मौत का कारण सांस संबंधित बीमारी बताया गया है। पुलिस का कहना है कि यदि लापरवाही और नियम उल्लंघन के आरोप साबित होते हैं तो आरोपी को 2 साल तक की सजा हो सकती है। फिलहाल मामले की गहन जांच जारी है। जोधपुर में साध्वी प्रेम बाइसा मौत प्रकरण में अवैध चिकित्सा प्रैक्टिस पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब सभी की निगाहें जांच के अंतिम निष्कर्ष पर टिकी हैं। जैसे कि आपको पता है कि दिनांक 28 जनवरी 2026 को साध्वी प्रेम बाइसा है, उनकी असामयिक अननेचुरल डेथ हुई थी, जिस पर मर्ग जो है वो दर्ज की गई थी बोरानाडा थाने में। उसके बाद मर्ग के ऊपर जो एसआईटी गठित हुई थी, एसआईटी द्वारा बहुत बारीकी से, बहुत थरोली अपना जो सारी जांच थी वो कंप्लीट की गई। बाद उसके जो निष्कर्ष रिपोर्ट है, जो हमें सारी चीज़ें प्राप्त हुई, उसके बाद निष्कर्ष रिपोर्ट जो है वो उच्च अधिकारियों को प्रेषित की गई, जिस पर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है आज ही की तारीख में बोरानाडा थाने में, और अब उसके ऊपर अनुसंधान चल रहा है। जी मैम, कौन सी धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया, किसके खिलाफ किया गया? अभी प्रथम दृष्टया जो चीज़ें आई थी उनको ध्यान में रखते हुए 106(1) भारतीय न्याय संहिता की जो धारा है, जो कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस से संबंधित है, उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करना, उसमें प्रकरण पंजीबद्ध किया है। जी, किसके नर्सिंग स्टाफ जो देवी सिंह है उनके खिलाफ सिर्फ 106(1) में अभी प्रथम दृष्टया वही समझ में आया था, जो निष्कर्ष आया है उसमें, इसलिए उन्हीं धाराओं में दर्ज। पुलिस द्वारा रिपोर्ट दर्ज की जी मैम, क्या उसकी गिरफ्तारी हुई या उससे बेल बॉन्ड बनवाए गए? अभी अनुसंधान चालू हुआ है। समझिएगा आज ही की तारीख में 17/2/2026 को ही प्रकरण पंजीबद्ध हुआ है, तो अभी अनुसंधान चल रहा है। अवेलेबल है या 106(1) अवेलेबल है, परंतु ये सब चीज़ें प्रथम दृष्टया, जैसा कि मैंने आपको बताया, आज ही प्रकरण दर्ज हुआ है, तो अभी अनुसंधान जब तक पूर्ण नहीं होगा तब तक कुछ भी फाइनल कहना मुश्किल है, परंतु प्रथम दृष्टया यही स्थिति है। मैम, जैसे अजय शर्मा जी ने अपने इंटरव्यू में कहा था कि नार्को टेस्ट किया जाएगा और डीएनए जांच की जाएगी, उसका क्या हुआ? वो सब इस स्थिति में होता यदि हमें कोई बहुत ही ज़्यादा संदिग्ध परिस्थिति मिलती एफएसएल, विसरा, हिस्टोपैथोलॉजी में, लेकिन ऐसी कोई भी स्थिति नहीं आई। आपको बिल्कुल पता है कि मेडिकल बोर्ड द्वारा भी एक ओपिनियन दी गई है स्पष्ट, जिसमें पॉइजनिंग, जहर, ऐसी कोई भी घटना नहीं मिली, इसलिए ये सारी चीज़ों की आवश्यकता हमें अभी नहीं लगता कि है। साध्वी की मौत के बाद में विक्रमनाथ ने कौन कौन से राजनेताओं से बातचीत की थी और उस क्या बात की थी? आपने कैसे आपने क्लीन चिट दी है कि ऐसा कोई नहीं है? कौन से राजनेताओं से बातचीत हुई? देखिएगा, एक तो वो इस केस का, ना इस जांच का, ना इस केस का कोई सब्जेक्ट मैटर था, परंतु क्योंकि शुरू से काफ़ी सस्पिशियस बातें आ रही थी, तो उन्होंने इस संबंध में कि घटना कैसे हुई, इस संबंध में कोई भी बात नहीं की राजनेताओं से। उन्होंने बस इस चीज़ को समझने की कोशिश की कि किस तरीके से साध्वी प्रेम बाइसा की अनटाइमली डेथ हो गई। तो वो राजनेता क्या बताते हैं मैडम? वो राजनेता जो है वो सब जांच का हिस्सा नहीं है। जी, अच्छा, उनके वो अजमेर से कथा करके आई थी, बड़ा केस घर में पड़ा था, इसके अलावा क्या उनके खाते से ट्रांजैक्शन कोई हुआ, ऐसी कोई जानकारी में? ऐसी कोई भी चीज़ हमने उनके खातों के डिटेल्स मंगाए हैं, ना सिर्फ उनके पिता के भी, और उनका जो ये
ट्रस्ट टाइप जो चलता है उसके भी जनजीव कल्याण के उनके भी हमने खातों के डिटेल्स मंगाए हैं। उसमें कोई बहुत अजीब सा ध्यान एकदम से चेंज करने वाला ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शन हमें नहीं मिला। मैम अब साध्वी की मौत के बाद जो उनकी संपत्तियां हैं या ट्रस्ट है वो उसका फायदा किसको मिलने वाला, क्या किसी को बैक लाभ, उस एंगल से भी जांच की गई? इस एंगल से जांच की गई थी, परंतु जांच की निष्कर्ष रिपोर्ट में ऐसी कोई भी तथ्य सामने नहीं आए थे। परंतु फिर भी यदि ऐसी कोई चीज दौराने अनुसंधान भी सामने आती है तो अनुसंधान अभी पूर्ण नहीं हुआ है, अनुसंधान जस्ट अभी प्रारंभ हुआ है। ऐसी कोई भी चीज आएगी तो हम उस एंगल को ध्यान में रखेंगे। जिस तरह से कंपाउंडर को आपने लापरवाही का दोषी मान लिया इंजेक्शन लगाने के मामले को लेकर, क्या विरमनाथ दोषी नहीं बनता है? अगर उसकी बेटी की इतनी ज़्यादा तबीयत खराब हो रही थी उसके बावजूद भी वो अस्पताल लेकर नहीं गया, तो वो दोषी नहीं बनता इस मामले में? जी, जैसा मैंने आपको बताया कि अंकित पुरोहित की रिपोर्ट।